वालेकुम एंड वेलकम अगेन सो नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हनी ओबेरा ने प्रीसे को पुकारने के साथ साथ उसके बेडरूम की भारी दबेज पर्दे भी हटाने शुरू कर दिए थे। सूरज की तेज शुआओं की रोशनी सीधा प्रीसे के चेहरे पर लगी थी। घुप अंधेरे के बाद एकदम से तेज चमकती रोशनी उसकी आंखों बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तेजी से ब्लैंकेट को सरता पैर तान लिया। ओबेरा की नज़रों से ये मंजर पोशीदा ना रह सका। वो प्रीसे को इस हरकत पर सिलक कर रह गई और आगे बढ़कर उस पर से ब्लैंकेट खींच गई। मम्मी क्या है, सोने देना, कसमंदी से भरपूर आवाज़ में कहा। टाइम देखा है तुमने? सुबह के 10 बजने का और तुम अभी तक बिस्तर में पड़ी हो। मम्मी आज संडे है, ऑफ डे। लहजे में बेजारी ही बेजारी, हकीकी मायनों में नींद में खलल बहुत खुला था। अगर ऑफ डे है तो मतलब सारा दिन सो के गुजार दोगी। उबैरा को अपनी इकलौती बेटी आ गया। वो उसके सराहने आकर बैठ गई। वो जानती थी कि प्रीसे किस कदर मेहनत करती है कि कराची के महंगे तरीन होटल के मैनेजर ऑफ डायरेक्टर के अलावा सोशल वर्कर, उसके साथ उसका अपना शौक आर्ट गैलरी पेंटिंग करना। हफ्ते में 7 दिन, ज़्यादातर उसका पूरा वक्त बिजी जाता सिवाय संडे के, जिसमें वो अगर सोकर गुजारे तो बैरा चिढ़ जाती थी। मेरी जान, मैं चाहती हूँ बिजी रहती हो मगर संडे तो अपनी फैमिली के साथ गुजारो। वो नरमी से उसके सुनहरी सिल्की बालों में उंगलियां चलाने लगी थी, जिससे प्रीसे को बहुत सुकून, बहुत खुशगवार सा एहसास हो पा रहा था। प्रीसे ने बैरा की ममता का फ़ायदा उठाया और अपना सर उनकी गोद में धर दिया। ओहो, बड़ा लाड उठवाए जा रहे हैं। उस यासना में अकमल खान भी बेडरूम में दाखिल हो गए। अकमल खान, अब अकमल जान की बात पर अबैरा धीरे से मुस्कुराई थी। गुड मॉर्निंग दादा जान। अकमल खान की आमद पर परीजे ने बगैर पोजीशन बदले कहा। मॉर्निंग डियर हनी, अकमल खान ने नरमी से कहा। भाई उबैरा, जी बाबा जान। उन्होंने सामने खड़े अकमल खान को देखा। बेटा, वो शारक हलवा पूरी और कीमे की कचौड़ियाँ ले आया है। तुम यूँ करो, वो टेबल पर लगवा दो और परीसे की फिक्र मत करो। अगर परीसे को नींद आ रही है तो मत उठाओ, सोने दो उसे। और हल्के से शरारत से मुस्कुराए थे और उनकी शरीरी मुस्कुराहट अबीरा अच्छी तरह समझ गई थी। अलबत्ता परीसे की बंद आँखें पूरी तरह खुल गई थी। बहुत भूख लगी है मम्मी, मेरा तो ख्याल था तुम अभी सोने के मूड में। अकमल खान अच्छी तरह जानते थे वो किस कदर खाने पीने के शौकीन है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खाना पीना उसकी कमज़ोरी है। लापरवाह और बेफिक्र होकर खाती थी। यहाँ यही वजह थी कि स्काउट कि उसका वेट बिल्कुल ही ओवर हो गया था। बैरा बहुत समझाती थी कि बहुत के अपने बढ़ते हुए वेट पर त्वचा तो कम खाओ, मिर्च मसाले की फूड मत खाओ, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। रोज़ ये लेक्चर 1 घंटे का मिलता, मगर मचाल है जो प्रीसे के कान पर जून भी रिंग जाए। नाश्ते की टेबल पर पूरी का पोर्ट प्रीसे के ने अपनी जानिब खींच लिया था। यार हनी, आप या तो अपने पेट पर रहम करो या हमारी भूख को भी देख लो। शारक उसके खाने पर टोके बिना नहीं रह सका, बल्कि पूरियों का पोट लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाया भी तो प्रीसे ने मजीद उसे अपने पास कर लिया। मम्मी ने जो पराठे और ऑमलेट बनवाए हैं वो खाओ, खबरदार जो अपनी ख़राब नजरें उस पर डाली भी तो। प्रीसे, आराम से खाओ, क्या हो गया है तुम्हें? जिस रफ्तार से वो खा रही थी लग तो यही रहा था कि कोई दूसरा ना खा ले। मम्मी, आप नहीं जानती कि पता है रात में भी कुछ नहीं खाया मैंने, और आर्ट गैलरी में इतनी देर हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं सकी। खुदा का खौफ करें हनी, आप ही पहले के लोग झूठ बोलते थे तो मर जाया करते थे, लेकिन मगर अब तो बुखार भी नहीं होता। शारक ने बुदकते हुए कहा। क्या मतलब? उसे ना समझे की कैफियत में शारक से को देखा। रात को 1 बजे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक किसने मंगवाई थी? ख्वाब देख रहे थे क्या? प्रीति ने गुस्से से शारक को देखा था, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी उबैरा के गुस्से और नजरें उस पर ही हैं। उबैरा डिनर के बाद कुछ भी खाने के सख्त खिलाफ थी और प्रीति पर तो सख्त पाबंदी लगाई गई हुई थी, मगर वो भी अपने नाम की थी। शारक को अपनी बातों में पटा के उससे अपना काम निकलवाती लेती थी। उबैरा ने नाराज़गी भरी नज़रों से प्रीति को देखा और नफ़ी में इधर उधर सर हिलाती अपने लिए चाय का कप उठाए हुए होंठों से लगाई गई। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो उससे नाराज़ हो गई हैं। प्रीति को उबैरा की नाराज़गी की फिक्र लगी तो सब छोड़ छाड़ कर उनके गले का हार बन गई। सॉरी मम्मी, आई प्रॉमिस, आगे से कोई बद एहतियाती नहीं होगी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, शारक ने सरगोशी अंदाज में कहते हुए पूरी का पोट अपनी तरफ घसीट लिया। अकमल खान भी होले से मुस्कुरा दिया। शारक की धीमी सरगोशी पर प्रीजा ने सुन ली थी। वो घूरे बिना न रह सकी, बल्कि हाथ के इशारे से ना छोड़ने की धमकी भी दे दी थी। सच मारा, मैं इस कदर परेशान हूँ। प्रीसा की तरफ से बैरा के चेहरे पर परेशानी के सार पास से देखे जा सकते थे। अब क्या हुआ? होना क्या है? वही मसला। कल भी प्रीसे को कुछ लोग देख कर गए थे, मगर साफ लफ्ज़ों में उसी वक्त कह के कि प्रीसे का वेट बहुत है। उनके लहजे में उदासी और
पनाह थी। सायरा बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी उबैरा और सायरा दोनों बचपन के क्लोज़ फ्रेंड्स थे। हर दुख सुख, हर खुशी गमी में बराबर के शरीक, हर बात चाहे वो कोई भी मसला हो एक दूसरे से शेयर करते थे, डिस्कस करते थे। उनकी दोस्ती इस कदर गहरी और सच्ची साबित निकली कि दोनों की शादियाँ भले ही एक दूसरे अलग अलग ख़ानदान में हुई हों, मगर दोनों के ससुराल एक ही गली में थे। सारा के घर में उनके शोहर और बेटी जिया के अलावा और कोई नहीं था, जबकि उबैरा के शोहर का इंतकाल जब ही हो गया था जब परी से 14 साल की और अशारक 12 साल का था। उबैरा के ससुर अकमल खान ने ही उनको संभाला और दुख और सानिया बड़ा था, मगर वक़्त पर हर मरहम का इलाज है, सारे ज़ख्म और घाव भर देता है यकीनन। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला मुंह फाड़े खड़ा था वो था परीसे की शादी, जो उसके ज़्यादा वेट की वजह से नहीं हो पा रही थी। उबैरा बिला वजह परेशान होती हो, परीसे की कोई इस कदर फरबा भी नहीं, माशाल्लाह प्यारी लगती है, क्या कमी है परीसे में बताओ मुझे। मैनेजर ऑफ डायरेक्टर से आर्ट गैलरी में माहिर है, अभी पिछले हफ्ते में ही उसकी बनाई गई पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई थी। उसके अलावा सोशल अमन वर्कर की भी फील्ड से भी मुंसलिक है। इतनी काबिल ज़हीन मुकम्मल है हमारी परीसे, जो लोग आकर ये कहते हैं कि परीसे का वेट ज़्यादा है, वो हमारे बेटे की जोड़ की नहीं, तो वो सब बकवास करते हैं, फजूल गोई करते हैं। सारा इसकी सुबैरा को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर सारा इसमें गलत भी तो कुछ नहीं। लड़की की काबिलियत, उसकी जहानत लड़के वाले बाद में देखते हैं, मगर पहले तो उसकी शक्ल, उसकी खूबसूरती, उसका सरापा देखते हैं। तो क्या हमारी परीसे खूबसूरत नहीं है? मैदे जैसी रंगत पर अखरे नकोश और स्याह आंखें, शंकरफी लब, गोल्डन सुनहरी शहद आगें बाल, और क्या चाहिए तुम्हें? उस पर उसका मोटापा, और वो नहीं देखती तुम। वो ये बात उन्होंने उसकी दिल से कही थी, वही जानती थी, मगर हकीकत और सच्चाई पर खुशफहमी का पर्दा नहीं जा सकता। कोई मोटापा नहीं है बस, और ज़्यादा परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखो, यकीनन कोई वक़्त मुकर्रर होगा जब परीसे की शादी का भी, जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा और झटपट शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। उबैरा ने एक ठंडी सांस हवा में खारिज की थी। उसी दौरान मुलाजमान दोनों के लिए चाय की ट्राली घसीटे हुए ले आई थी। सारा ने खुद ही उबैरा के लिए भी चाय बनाई और प्लेट में कटलेस और कुछ नमक निकाल कर प्लेट उसको थमाई। उबैरा ने चाय का गर्म घूंट अपने हलक में उतारा। और बताओ, जिया की शादी की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? परीसे की बातों में सारा की क्लौती बेटी जिया को भूल गई, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। उबैरा को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। चल रही है, अरे हाँ, शादी से याद है। मैं सारा ने चाय का कप कांच के टेबल पर रखकर आने पर उन्होंने उबैरा को तबस्सुम निगाहों से देखा था। तो मैं एक बात तो बताना भूल गई, मेरी नंद है ना फारीना, जो लंदन में रहती है, उसका एक ही इकलौता बेटा है सहर जई, वो आजकल में पाकिस्तान आने वाला है। फरीना की दिल ख्वाहिश है कि उसकी शादी यहाँ पाकिस्तान में हो। मैंने फरीना से परीसे का जिक्र किया था, उसका तो कोई तरास नहीं है। सहर आ रहा है, वो परीसे को देखेगा और मुझे 100% यकीन है कि हमारी परीसे सहर को पसंद आ जाएगी। अच्छा, उबैरा सायरा की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, दिल में उम्मीद के जुगनू चमकने लगे थे। बिल्कुल, उबैरा ने चेहरे और आंखों की चमक पर सायरा के लबों पर असुदा मुस्कुराहट खुली थी। उन्होंने सदके दिल से अपने दिल अजीज़ दोस्त के लिए दुआ की थी। अब तो ये कटलेस खा लो जो पड़े पड़े ठंडे हो गए, और चाय भी अपना रंग खो चुकी है। ज़रूर खाऊंगी, मगर अपनी मुलाजमा से अब दूसरी चाय बनवाऊँ। खुशी से मांचे खुले जा रही थी। अभी बनवाती हूँ, सारा भोले से मुस्कुराई थी और मुलाजमा को आवाज़ दी थी। वॉट, आज फिर? उबैरा की इस नई फरमाइश पर मुंह खुले पर प्रीसा देखती रह गई। हफ्ते में 3 से 4 रिश्ते आते थे उसके, और सबका एक ही जवाब होता था, कुछ टाइम तो वो यस्सर मर्जी से दुखी सी हो जाती थी और दिल में हत्ते में फैसला भी कर लिया करती थी, खुद को कंट्रोल कर लेगी। मगर ये जज्बातियत 1 घंटे से भी ज़्यादा नहीं रहती थी। उसका मोटू था कि खाओ पियो ऐश करो और भूखे पेट नहीं भरले पेट इस दुनिया से जाओ। आज तो नहीं, मगर हो सकता है एक दो दिन में। ड्राइंग रूम में अकमल खान और शाहरुख की नज़र सामने खुले फुल साइज़ के LED की जानिब ज़रूर की थी, मगर उनकी समात और ध्यान उबैरा और प्रीसे की जानिब थी, यानी लड़के के माँ बाप नहीं, डायरेक्ट लड़का मुझे देखने आ रहा है। प्रीसे ने उसे वक्त खासी जज्बातीपन का मुजाहरा किया था। हाँ, तो इसका क्या बात? उबैरा ने निगाहों की जद में परीजे को रखा, जिसने ब्लैक जीन्स पर रेड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती जेबें तन कर रखी थी। दादा जान, आप सुन रहे हैं ना आप मम्मी की लॉजिक? वो तन फन करती अकमल खान के बराबर में धम से आकर बैठी थी। हनी, आप भी क्या करती हैं? पूरा सोफ़ा हिला दिया है, अभी भी झटके से नीचे को गिरता। शाहरुख ने संजीदगी से भरपूर एक्टिंग करते हुए प्रीसे को हल्का सा रुख मोड़ के देखा था। तुम फिलहाल अपनी तोती बंद रखो, ऐसा ना हो कि अभी सच में मेरे हाथ से ज़ाया हो जाओ। उसकी आंखों में इश्ताल, गुस्सा और नाराज़गी के मिले जुले तासरात थे। मेरे बच्चे, उबैरा बहू बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आखिर क्या हर्ज अगर सहर तुम्हें देखने का घर आ रहा है? अकमल खान ने फासे समझाना चाहा। परीसे ने अकमल खान को फटी आंखों से देखा। उसका मतलब सारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और मुझे कान खबर भी नहीं हुई। अकमल खान के
जुमले पे उस सबको कि इस जुमले ने उसको सब कुछ समझा दिया था कि उन लोगों के दरमियान सब कुछ पहले से तय पाया जा चुके हैं, कुछ भी नहीं। हम तुम बिरयानी खाने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो भी तुम्हारी शादी की। शारक की रग सराफत एक बार फिर भड़की, जिस पर फ़िलहाल परिचय उसको घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसकी खुशी पर उबैरा उसके आस पास आई। मेरी जान देख लो, क्या पता यहाँ बात बन जाए। उबैरा ने मुलायमत से उसे देखा। इंशाल्लाह। अकमल खान ने भी तहे दिल से अपनी इकलौती चहेती पोती के लिए दुआ की थी। यानी एक और तजुर्बा मेरा मुंतज़िर है। उबैरा और अकमल खान की चाह से समझाने पर उसका सारा गुस्सा इश्ताल ठंडा पड़ गया। तजुर्बा कामयाब भी हो सकता है आने वाले नए साल में 2 छोटे-छोटे तजुर्बों के साथ आप घर आएँ। शारक ने ज़ो मारी बात ने उसको फिर से छेड़ा। जिसका मतलब परिसे को तो नहीं, अलबत्ता अकमल खान और बेरा ज़रूर समझ गए थे। 1-2 छोटे छोटे तजुर्बे। वो मुँह बेआइसगी से बोलती हुई ना समझी कैफियत में शारक को देखने लगी। 1-2 सेकंड के बाद उसको तो ये तजुर्बे वाली कहानी समझ आई तो शारक को खूंखार नज़र से घूरती अपने सारे नोकीले पंजे खड़ी हुई शारक जो उसकी जानिब से पहले किसी कार्रवाई का मुंतज़र था, तेज़ी से उठकर भागा था। शारक चीखता चिल्लाता भागा और उसके पीछे परिसे रुको रुको कहती। उस लड़की का बचपना नहीं जाएगा। उबैरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह भी एक बहुत बड़ा मार्का है परिसे को राज़ी करने का, जिसमें उबैरा कामयाब ठहरी। कब तक आ जाएगा वो लड़का? अकमल खान ने नहायत पुरजोश लहजे में पूछा था। सारा से बात हुई थी शायद कल। वो पुरसोच ने कहा। उसे टीवी स्क्रीन देखने लगे। आप आज के डिनर में क्या लेंगे बाबा जान? कुछ भी बना लो, मगर साथ मीठा ज़रूर बनाना। उन्होंने रिमोट उठा लिया था और कोई और न्यूज़ चैनल सर्च करने लगे थे। बाबा जान, आप जितने शौक़ से मीठा बनवाते हैं, आप तो कम से ही पूरा खा लेती है। बुरी बात बेटा, मत टोका करो, किसी के बाप का नहीं अपने नसीब का खा रही है। अकमल खान ने तेज़ी से टोका था। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है बाबा जान, मगर परिसे का वेट मुसलसल बढ़ रहा है। बैरा को यही फिक्र थी कि दीमक की तरह खाई जा रही थी। कुछ नहीं होता, तुम्हारी सारी फिक्रें, सारी सोचें लामायनी हैं। अब इन सब से बाहर निकलो और परिचय को उसकी ज़िंदगी मस्त होकर जीने दो। अकमल खान दास्ता हल्के फुल्के लहजे में कहते हुए खड़े हो गए। तो मैं ज़रा बाहर से जा रहा हूँ। उबैरा भी एक गहरा सांस लेती हुई खड़ी हो गई। उनका रुख अब किचन की जानिब था। बिलाकर वो दिन भी पहुंचा जिसका उबैरा को बड़ी बेसब्री से शिद्दत से इंतज़ार था। सारा को हमरा आज शाम साहर जई को आना था। उन्होंने अच्छे खासे नाश्ते का इंतज़ाम कर लिया था। फिर वो परिसे के रूम में गई और पूरी वार्डरोब खंगाल ली, जहाँ तकरीबन जीन शर्ट, कर्तियाँ, लॉन्ग टी शर्ट्स रखी हुई थी। एक भी ढंग का सूट नहीं है इस लड़की के पास। टेंशन और डिप्रेशन में उनके हिसाब झंझलाने लगे थे। उबैरा चाहती थी कि आज परिसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे हसीन दिखे कि साहर जई को पहली ही नज़र में ना सिर्फ वो पसंद आ जाए बल्कि शादी के लिए हाँ भी कह दे। मम्मी अपने बेडरूम में कदम रखते ही उसकी निगाह सबसे पहले अपने वार्डरोब से निकले कपड़ों पर पड़ी, जो बैरा ने सारे निकाल कर बेडरूम पे फैला रखे थे। मम्मी ये सब क्या करी हैं? बड़े से सदमाती लहजे में बोली थी। तुम्हारे शाम में पहनने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। उनकी निगाहें अभी भी बिखरे कपड़ों पर थी, मगर क्यों? वो झंझलाई हुई अपने कपड़ों को साइड में करती बेड पर बैठी। क्योंकि मेरी जान, आज साहर जई आ रहा है तुम्हें देखने। अब ये साहर जई क्या भला है? प्रीसे के साहब भी अभी झंझलाहट से ही हो रहे थे। उबैरा का पहली बजोता लहजा उसकी समझ से बाहर था। प्रीसे बताया तो था कि सारा की नंद का बेटा जो लंदन में रहता, ओह, उसके सारे खींचे असाब ढीले पड़ गए थे और अब चाहती है कि मैं तैयार श्यार होकर उस लंदन प्लेट के सामने जाऊँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे मसरूफियत थी। बिलाकर बड़ी मेहनत के बाद एक सूट हाथ लग ही गया था। वाइट शॉपर में पैक एक सूट जिसे शायद प्रीसे ने खोल के भी नहीं देखा था। फिरोजी कलर के शेफून की घेरदार फ्रॉक जिस पर ब्लू धागे से लाइट कुर्सी कढ़ाई हुई थी। शेफून के दुपट्टे के चारों तरफ अपलग लगी हुई थी। बैरा को याद आया उन्होंने प्रीसे की सालगिरह पर फ्रॉक गिफ्ट की थी। मैं वो जानती थी कि प्रीसे ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मगर बैरा ने कहा कुछ चेंज करो और ये पहनो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। उस वक्त तो प्रीसे ने नाक मुंह चढ़ा के हामी भरती, मगर बाद में बात आई गई हो गई। प्रीसे भी ये पहनो आज तुम। अबैरा ने फ्रॉक को सताशी नज़रों से देखा और पूरी फ्रॉक खोल के उसके सामने कर दी। ना ही तो मुझे ये पहनना है और ना ही किसी सहर जई के सामने जाना है। पहले लड़कियाँ वाले आते थे, वो मुझे रिजेक्ट करके जाते थे। अब लड़का खुद आएगा मुझे देखने और वो रिजेक्ट करके जाएगा। उसके लहजे में दबा गुस्सा हलकोरे खाने लगा। वो सही मायनों में अपनी नुमाइश से तंग आ गई थी। मेहमान आ गए थे जिन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया था। सारा ने शारक से उबैरा और प्रीसे का पूछा तो शारक ने डरने के नाकाम एक्टिंग करते हुए दोनों कानों को हाथ से पकड़ा। उसकी हरकत देखकर सारा हल्के हंसी थी, बल्कि सब कुछ समझ भी गई थी। जितनी मेहनत और मशक्क़त में मिन्नत और समाज से सारा और उबैरा प्रीसे को ड्राइंग रूम में लाई थी, उनका गिरोह गड्ढा ही जानता था। बड़ी मुश्किल से उसको मनाया जब जाकर वो उनके हमरा ड्राइंग रूम में आई थी। मुंह फुलाए, सर दाखों को झुकाए वो साहर जाई के बिल्कुल सामने बैठी थी। नाश्ते का दौर चला था,
मुलाजमा कांच की ट्राली घसीट कर यहाँ ले आई थी। सायरा ने प्लेट में कुछ शामी कबाब और चिप्स रख के पहले अकमल खान को प्लेट पकड़ाई, फिर साहर जई को। ड्राइंग रूम के फिर फैज़ा माहौल में खामोशी का राज था, जिसमें कभी कभी अकमल खान और साहर जई की आवाज़ गूंजती तो कभी सायरा रुबैरा कुछ सिस कर रही होती। इस वक्त कोई भी ये जाहिर नहीं कर रहा था कि साहर जई पर परिसे को देखने आया है। उन सबके दरबार एक नफूस जो चुपचाप बैठा अपनी खामोशी धड़कती धड़कने कुनक रहा था, उन दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में व्यवस्थ किए मरोड़ रही थी। साहर जई की गंभीर आवाज़ वफ़े वफ़े से उसके कानों में पड़ रही थी। इतनी खूबसूरत और सहाराना आवाज़ वाले को देखना तो चाहिए कि इस जादुई आवाज़ का मालिक कौन है। झिझकते हुए उसने निगाह ऊपर को उठाई तो जैसे पल भर को धड़कना भूल गए। हैंडसम, डैशिंग, साफ शफाफ सफ़ेद रंगत खूबसूरत चेहरे के नकोश पर स्याह घनी मूछ, तले गदास लबों का जोड़ा, बड़ी बड़ी आंखें। जब अकमल खान ने के किसी सवाल पर ऊपर को उठती हैं तो आंखों की चमक से जाहिर होता है कि उनका रंग ग्रे है। परिसे को मुतासिर कुन शख्सियत का हामिल साहर जई पहली नज़र में पसंद आ गया, जिसके बैठने और बात करने के साथ मैंने हाथ पकड़ा था। परिसे ने जाने क्यों हल्के से मुस्कुराते हुए सर को खम कर लिया। उसे दिल ने ही एक गवाही दे दी थी कि यही वो शख्स है जो तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकता है। हनी बेटा, सायरा ने धीरे से उसे पुकारा था। जी सायरा आंटी। परिसे ने रुख मोड़ कर साइड वाले सोफे पर बैठी सायरा को देखा। बेटा साहिर को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए परिसे को साहिर सही को देखा, जो अपने नाम पर परिसे को देखने लगा। साहिर पता है ये परिसे आर्ट को कौंसिल में फर्स्ट प्राइज़ ड्रॉ कर चुकी है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रीजे की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई है, जिसमें काफ़ी सराहा गया है प्रीजे की सलाहियतों को। सायरा की बात पर साहर जई की बड़ी दिलचस्प निगाहों से परिचय को देखा कि साहिर जई ने हाथ में पकड़ी प्लेट वापस कांच की टेबल पर रख दी। वेरी नाइस, फिर तो ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर जाओ हनी। सायरा ने फ़ौरन कहा। परिचय साहर को अपने उस रूम में ले आई जहाँ उसने अपनी पेंटिंग सजा के रखी थी, बल्कि ये रूम उसने उसी काम के लिए मखसूस कर रखा था। साहर जई ने चारों तरफ नजरें घुमाई थी। बड़ा सा खूबसूरत रोम रोशन हो रहा था। बेबी पिंक कलर की स्कीम दीवारों पर जगह जगह छोटी बड़ी ही साइज़ की पेंटिंग सजी हुई थी। 4-7 मुख्तलिफ रंगों से बहुत सी चीज़ों की नक्श निगारी भी की गई थी। सेंटर में टेबल कुर्सी का सेट रखा गया था। टेबल पर कलर ट्रे, ब्रशेज़, महंगे तरीन कलर्स ट्यूब रखे गए थे। कुछ महंगी मैगज़ीन भी रखे थे। दो तीन कैनवस भी वहीं रखे गए थे। किसी एक कैनवस पर कोई पेंटिंग भी बनाई जा रही थी, जिसे अधूरा छोड़ा गया था। बिलाशुबा वो बहुत सलाहियतों की हामिल होगी। वो दिल से सराहे बिना न रह सका। चारों तरफ से घूमती नजरें उस वजूद पर टाट रही, जिसके लिए वो बिलखसूस यहाँ आया था। साहर जई के चेहरे पर संजीदगी के वासे रंग उभरने लगे। स्याह घनी मूछों तले अनापी लब फेंसे हुए थे। सोचो कि महूर लफ्ज़ों की तरतीब देने के ताने बाने बन रहे थे। वो परिसे को ना तो अंधेरे में रखना चाहता था, ना ही किसी आसरे पर, इसलिए हर बात वासे करना चाहता था। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। परिसे, साहर जई ने हल्के से पुकारा। जी जाने आज क्या हुआ था। उसका दिल यूं धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो कहकर कुछ देर रुका। तो देखिए, मैं एक असूल पसंद शख्स हूँ। यूँ कहना ज़्यादा आसान होगा कि मेरी ज़िंदगी में एक ही टाइम टेबल है। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर हर एक काम को करना। अपनी लाइफ का हर फैसला मैंने खुद किया है। मैं कभी भी नाकाम नहीं रहा। कामयाबी की आखिरी हद तक मेरी पहुँच है। मेरी हर मंजिल मेरे कदमों तले है। लेकिन साहर जई अपनी ज़िंदगी के बारे में उसको बता रहा था। प्रीसे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मगर उसके लहजे में मौजूद संजीदगी की संगीनी का भी शिद्दत से एहसास हुआ था। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है। कौन सा? प्रीसे ने बेसाख्ता अंदाज से कहा था। यही कि आपको बिलखसूस यहाँ देखने आने का। देखिए, यहाँ आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सारा आंटी और मोम के बेहद स्टार पर मैं यहाँ आया हूँ, तो वो तो कह रहा था, मगर उसके एक एक हर्फ पर परिसे के चेहरे पर तारीकी सी छा रही थी। अंदर बाहर सन्नाटा सा छा गया था। बात दरअसल ये है कि मैं लंदन में अपनी कोलीग अशिल को पसंद करता हूँ, मगर मोम को बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहती है कि मेरी शादी पाकिस्तान से लड़की से हो। अब आप ही बताइए, क्या ये आपके साथ मेरे साथ ना इंसाफ़ी नहीं है? कुछ तो तौक़ुफ़ के पास साहर जई ने परिसे की महूयत को महसूस करके उसे चमकती काली आंखों में बगौर तका था। साहर जई को देखकर उसके दिल में एक मोहम सी खुशी की उम्मीद जाकर हुई थी। उसे सोचा कि हमारे यहाँ तो ये लड़के वाली लड़कियों को भीड़ पकड़ी समझते हैं। देखने आते हैं, पेट भर कर नाश्ता करते हैं, और फिर अब बड़ी आसानी से ये कहकर रुखसत हो जाता है कि आपकी बेटी का जोड़ हमारे बेटे के साथ ठीक नहीं रहेगा। हमारे बेटे के आगे ये मोटी लगेगी। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने मुफीद मशवरों से नवाजना आसान समझते हैं कि उसको ये करवाओ, जिम भेजो, योगा करवाओ, जिम भेजो, एक्सरसाइज करे, वगैरह वगैरह। और वो जो लोग ये बोल कर जाते हैं कि खाना कम खाया करे, मीठा छोड़ दे, तो प्रीत से पहले उदास और गमगीन हो जाती, मगर कुछ ही देर बाद वो डट के मीठा खा रही होती। साहर जई का मसला भले ही अलग वो लंदन पर था, तो सोचा कि बाहर से आया है, उसको भला लड़की के मोटे पतले होने से क्या सरोकार, क्योंकि बाहर ममालिक का माहौल ही मुख्तलिफ था, मगर उसका तो इरादा भी कुछ और ही
कुछ और ही था, और उससे पहले कि हर दफ़ा की तरह फिर से रिजेक्ट कर दी जाती और कोई लड़का उसको रिजेक्ट करे, मैं ही उसको सामने जाकर उस शादी के लिए इनकार कर देती हूँ। मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, मेरी ईगो मुझे बहुत असीज़ है। उसकी सोचें तल्ख़ तो होने लगी थी। उस बार वो अपने साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। बगैर शाहरज़ई को कुछ बोले, उसको देखे वहाँ से निकलती चली गई। शाहरज़ई उसकी खामोशी को समझ नहीं सका, मगर उस गंभीर खामोशी को जानने के लिए उसके पीछे ज़रूर तेज़ी से आ गया था। ये लड़का ढूँढा है आपने मेरे लिए। ड्राइंग रूम की हल्की सी खामोशी में प्रीसे की तल्ख़ी से भरपूर आवाज़ गूंजी थी। ड्राइंग रूम के हर नफूस ने प्रीसे की जानिब देखा। कहाँ से आप लोगों को? वो घोंचू मेरे परफेक्ट लगता है, किसी एंगल से वो मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतरता। 1% भी वो मेरे मजाज ने जैसा नहीं है। मेरी आदत व तौर मेरे ख्यालात से बिल्कुल अलग है, इसलिए मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी। सारा और बैरा दोनों एक साथ खड़ी हो गई। प्रीसे का तल्ख़ी में डूबा लहजा, उससे निकलता अंगारों ने चंद लम्हों के लिए उन दोनों की कुव्वत को या सरब कर दी थी। शर्मिंदगियों में दो चंद में इजाफा तो तब हुआ जब उन दोनों की नज़रें प्रीसे के पीछे खड़े शाहरज़ई पर पड़ी थी। शाहरज़ई तो खुद हकबक चेहरा लिए प्रीसे को तक रहा था, मगर उबैरा को माहौल की कसाफत की शिद्दत से एहसास हुआ तो बेख्तियार उसके पास आई थी और हल्के से उसके बास को झटका दिया था। तुम्हारे दिमाग तो ख़राब नहीं होगा जो मुँह में आ रहा है? बोले चारी उबैरा के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा हलकोरे ले रहा था। सवाल नज़र से अकमल खान शारक की भी देखा थी जो उस पर उठी थी। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, अब मुझे से इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। प्रीसे बगैर किसकी तरफ देखे वहाँ से हटी चली गई। हनी मेरी बात सुनो। मेरी उबैरा को उसका अंदाज़ काफ़ी गिरान गुजरा था। कवारा नज़रों से उसे देखती हुआ उसके पीछे जाने लगी। उबैरा, अकमल खान ने होले से मगर संजीदगी लहजे में पुकारा था। उबैरा ने पलट कर अकमल खान को देखा। अकमल खान ने उबैरा को देखने के बाद सारा को देखा और एक गहरी सांस ली। सारा बेटी, हम आपसे और सहर बेटे से माजिद ख्वाह हैं। ज़बरदस्ती की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता इस्तवार करना बहुत से मुश्किल से दो चार होता है। हमारी हनी को ये रिश्ता मंजूर नहीं तो यकीन कोई वर्षा हो रही होगी, लेकिन बाबा जान चंद ही लम्हों में भला मना करने की क्या बचा रही होगी। बैरा को अकमल खान की मंतकी की नराली आ गई। अंकल प्लीज़ आप मासिद करके मुझे शर्मिंदा ना करें, आप हमसे बड़े हैं। ज़्यादा समझ पूछ अकल दुश्वार के हमें ना सारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अकमल खान इस तरह बात करें। बहरकैफ इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए। अकमल खान संजीदगी से कहते हुए सोफे से खड़े हो गए। आगे से कोई भी लफ्ज़ कहे बगैर अपने कमरे में बढ़ गए। सारा मैं बात करूँगी हनी से, किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती या सख्ती मत करना। फ़िलहाल रिलैक्स होकर आकर देखते हैं क्या होगा। सारा ने नहायत नफीस लहजे में उबैरा को समझाना चाहा, हालांकि उनकी अकल भी हैरान थी कि पल भर में हो के गया है। तसबस का शिकार तो वो भी थी, मगर फ़िलहाल हालात को कंट्रोल करना ही बेहतर था। चलें सहर। उन्होंने शाहरज़ई को देखा जो उसके सबके दौरान खामोश तमाशा बना, सब को देख और सुन रहा था। जी सारा फूफो, शाहरज़ई के हल्के से चौंकते मगर नज़रें चुराते हुए जवाब दिया, और उसकी आंखों नज़रों के चुराने को उबैरा और सारा ने मायूसी से तशबीह दी। उन लोगों के जाने के बाद उबैरा ने एक सर्द और संजीदा माहौल सपुर्द की थी। दूसरे दिन परिसर की वही रूटीन। उसकी लापरवाह दबे फ़िक्रअंदाज से यही तो जाहिर हुआ कि जिसे कल कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर लहजे में कल की बातों का मामूली सा भी शोयबा नहीं था। आज रात होटल में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की बेटी की नवासी की इंगेजमेंट सेरेमनी है। बॉस ने सारी जिम्मेदारियां मेरी लगाई हुई हैं। होटल के हॉल को अच्छे से डेकोरेट करना है। आज तो बहुत काम है मम्मी, शायद मुझे देर हो जाए। आने में लापरवाही से गोया होती। वो रात को केक से भरपूर इंसाफ करी थी, चाहे कोई मरे या जिए, क़यामत आ जाए, कुछ भी हो। मगर फिर इसे खाना पीना एक तरफ। अकमल खान तो अपनी चहेती लाडली पोती को दिलो जान से साथ नजर से तक रहे थे, जबकि उबैरा के अंदाज में बरहमी थी, आंखों में नाराज़गी इश्ताल था। वो कल से टेंशन और डिप्रेशन में घुली जा रही थी। और एक प्रीसेस है जिसे खाने से फुर्सत नहीं है। बहुत मज़े का केक, और चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है। केक का एक बड़ा पैट खाकर उंगलियों को चाटने लगी। क्यों, कौन लाया है? सारा आंटी, शारक ने तेज़ी से कहा। तो वो खुद भी उसकी लापरवाही बेफिक्र के तासरात देख रहा था। हैरानगी उसकी निगाहों में भी थी। वो भी चाहता था आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है। सारा आंटी का जवाब नहीं। वो जानती थी कि मुझे चॉकलेट केक कितना पसंद है। सरसरी अंदाज में कहती हुई केक पर से चॉकलेट का एक बड़ा सा हिस्सा उठाकर मुँह में रख लिया। हनी उससे पहले कि बैराज के सिर्फ सब्र जब्तान की बर्दाश्त जवाब दे जाती। उन्होंने कुछ बोलना ही चाहा कि अकमल खान ने बैरा को हल्के से टोकते तो वो चुप होकर बेबस निगाहों से अकमल खान को तकने लगी थी। जी मम्मी बोलिए। प्रीसे ने बैरा को देखा। हनी आप ये बस कर दें, आपको होटल जाने के लिए देर हो रही है, या आप वज़ीर आज़म की बेटी की नवासी के फ़ोन का इंतज़ार करें। शारक बेसाख्ता हल्के फुल्के लहजे में तंज और मजाक कर गया। ओह, प्रीसे ने अपने सर पर हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई जी, खाने पीने की चीज़ों के आगे आपको कुछ याद नहीं रहता। शारक मुस्कुराते हुए सामने रखे उसके केक पर चोट कर गया था। शर्ट आप अपने फिक्र मत करो तुम। और प्रीसे टेबल से अपना फ़ोन, गाड़ी की चाबी और हैंडबैग उठाते वहाँ से तेज़ी से निकल गई थी। होटल को बहुत खूबसूरत और शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ हर किस्म के गुलाब के फूल और मरकरी वाइट बल्ब की तेज़ रोशनी हर शहर चमक दमक कर रखी थी। वाकई लग रहा था कि किसी मशहूर बड़े बंदे की बेटी की शादी था। अनवा किस्म के बहुत सी डिशेज़ रखी गई थी। चाइना फूड, इटालियन फूड का
कॉन्टिनेंटल फूड, हर फ्लेवर की मज़ीद ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मीठे में कोई 20 किस्म को की तो स्वीट डिश रखी गई थी। यानी हर चीज़ हर शख्स की पसंद नापसंद का खास ख्याल रखा गया था, जिसकी जो मर्ज़ी चाहे नोश फरमाए। गोल्डन फैंसी जीन्स पर रॉयल ब्लू खूबसूरत सी कीमती करती जेबें तन किए परी से होटल की राइश और जबाइश देख रही थी। कहीं कोई कमी पेशी नहीं थी। हर शख्स ने होटल की डेकोरेशन स्टाइल को सराहा था। तारीफ़ी कलमा सुनकर परिसे का सर मज़ीद फ़ख्र से बुलंद होता जा रहा था, क्योंकि ये सब उसी ने तो प्लान किया था और उसके बॉस उनको तो पूछा ही नहीं। तो फ़ाखर से तो उनका भी सीना फूले नहीं समा रहा था। आखिर को होटल जो बिज़नेस कर रहा था अवारे न्यारे हो रहे थे, उनके होटल के खुले खुले जा रहे थे। हर शख्स अपने अपनी जगह खुशगप्पों में मसरूफ़ थे। किसी की दिलकश हंसी तो किसी का लहजा कहका खुशी में डूबा हुआ था। प्रीति कि इस वक्त भी किसी मेहमान खातून से तरीफ़े समेट रही थी। लाइट से पिंक मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी में उसकी मैदे जैसी रंगत गुलो लश्कारे मार रही थी। हेलो, किसी की भारी गंभीर आवाज़ उसकी सारी तवज्जो समेट ली थी। मुकाबिल को देखकर उसके शगरफी लबों की मुस्कुराहट लबों की तराश में ही दम तोड़ गई थी। स्याह नैन की लश्कारें मारते चमक धमक मदम पड़ गई थी। निगाहों के सामने सहर सही ब्लैक डिनर सूट में अपनी तमाम तर वजूहात समेत खड़ा उसी को देख रहा था, और साथ में कोई बड़ी प्यारी सी नाजुक अंदाम हसीना उसके बाजू में हाथ डाले मैं खड़ी उस मुस्कुरा रही थी, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी। वो यकीनन वही लड़की जिसे साहर सही पसंद करता है, जिससे शादी करना चाहता है। कैसी हैं आप? परिजे के खामोशी पर साहर सही ने भी से उसको मुखातिब किया, जिस पर परिजा हल्के से बौखलाई थी, मगर लम्हों में खुद को संभाल भी लिया था और ख़ुद को संशिश करने लगी थी। इसलिए साहर सही को मुतमिन करने के लिए अपने सर को खफीफ से जंबिश दी थी। मैं बहुत देर से तुमको देख रहा था, आपसे तुम आने में उसने लम्हा भी नहीं लगाया था, जो प्रीसे को खासा नागवार लगा था। और ओह सॉरी, क्या मैं आपको तुमसे मुखातिब कर सकता हूँ? देखिए, कल जो हुआ उसको दोहराना नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो तुम? प्रीसे के लहजे पर हमी के साथ साथ स्याह नैन में बेसारी भी थी। फ्रेंडशिप, आई थिंक फ्रेंडशिप में कोई मजाका भी नहीं है। साहर सही के पहलू में खड़ी उस लड़की ने बेसाख्त कहा। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि साहर सही ने उसको हर बात से वाकिफ हुए रखा है। प्रीसे ये अशल है। साहर सही के उस जुमले ने उसको सब कुछ यह समझा देते। प्रीसे ने बगौर अशल को ऊपर से नीचे तक देखा। नहायत ही दुबली पतली से ब्लैक कलर की सिल्क की स्लाइड एम्ब्रॉयडरी फुल मैक्सी में मलबूस अशल उसको एक आँख ना पाई थी, बल्कि उसको देखकर अंदर ही अंदर एक जलन हंसी होने लगी थी। पता नहीं उस सूखी सड़ी में उसका क्या था जो सहर सही उस पर फरीफ्ता दिलो जान से प्रीसा की सोचों में जहर सा घुलने लगा था। पहली बार उसके दिल में कोई खूबसूरत बसी थी और उसकी आंखों को कोई चेहरा भाया था, वो भी पराया निकला। मैं और अशल एक दूसरे को पसंद करते हैं। साहर सही के लहजे में चाहे जाने क्या इल्ज़ाम था। आंखों की मोहब्बतों की चमक दमक थी, खुशियों की बारात थी। प्रीसा के अंदर छन करके कुछ टूटा था। कितने ही लम्हों तक वो बोल भी नहीं सकी थी, मगर उसको खुद को संभालना, खुद को जाहिर करने का मतलब था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना, जो कि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, वो हल्के फुल्के लहजे में कोया हुई थी। तो क्या मैं मान लूँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं आज से? ओके डन। प्रीसा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, साहर सही का थाम लिया था। अशल ने भी अपने नाजुक मरमरी सा हाथ बढ़ा दिया, जिस पर प्रीसा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट समेत तमाम लिया था। वैसे तुम लोग यहाँ कैसे? उनकी यहाँ मौजूदगी में प्रीसा को अभी भी समझ नहीं आया था। ये तकरीब जिन लोगों की है उनसे हमारी फैमिली टर्म्स है। मसरूफियात की वजह से मॉम डैड तो नहीं शिरकत कर सके, इसलिए मुझे आना पड़ा। और फिर साहब भी आया हुआ है, तो और भी मुझे भी दिक्कत नहीं हो लगी। अशल ने साफ कोई से कहा। प्रीसे हर कोई इस होटल की डेकोरेट की तारीफ़ करा है। वाकई यू आर सो जीनियस। अशल ने खुले लहजे में दिल से तारीफ़ की थी। जिससे प्रीसे को हल्का सा सर खम किया था। सायरा की बेटी है जिया की शादी स्टार्ट हो चुकी थी। साहर सही चूँकि सायरा के घर पे क्या मसीर था, अशल भी यहीं आ गई थी। सायरा के घर में उबैरा भी दिन भर में कई बार यहाँ के चक्कर लगाती थी। साहर सही को अशल में इंटरेस्ट देखकर उबैरा और सायरा दोनों समझ आती कि इस दिन को क्या हुआ था। प्रीसे का अचानक से आकर भड़कना, गुस्सा करना, नाराज़गी और इश्तार के मेरे जुलता से उन दोनों को सब कुछ समझा दिया गया था। हनी यही चाहती थी कि कोई लड़का उसको रिजेक्ट ना करे, इसलिए साहर सही के मना करने से पहले उस खुद ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। उबैरा का गुलगोर लहजा सायरा को भी दुखी कर गया। ठीक कहती उबैरा, और अशल की यहाँ मौजूदगी ही सबसे बड़ा सबूत है, लेकिन फारीना भाभी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है उबैरा? उससे बढ़कर और सच क्या होगा कि वो दोनों यहाँ एक साथ है। फिर मुझे किसी से कोई शिकवा खिला नहीं। हमें बच्चों की खुशियों को पहले इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। रहानी का सवाल तो इंशाल्लाह उसका मसला भी हल हो जाएगा। रहानी का सवाल तो इंशाल्लाह उसका भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सायरा ने सदके दिल से कहा, दुआ की थी। ये सब छोड़ो, जिया बेटी की शादी है, इसलिए फुल इंजॉय करना है।
सायरा पुप्पो उस असना में सामने से सहर सही और अशल चले आ रहे थे। सायरा ने दोनों को देखा। मैं अशल को शॉपिंग करवाने ले जा रहा हूँ, जिया की शादी में पहनने के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है उसके पास। ठीक है बेटा, आप लोग जाओ, सायरा नरमी से कहा। उबैरा आंटी परीज़े कहाँ है? हनी तो मेरे ख्याल से होटल के लिए निकल गई है, उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा, सहर सही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने साथ खड़ी अशल को चलने का इशारा किया। वो दोनों बड़े गेट से बाहर निकलते गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए थे कि सामने से निकलती कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में गाड़ी की चाबी और महंगा तरीन कीमती फ़ोन लिए स्याह नैन को ब्लैक चश्मे से छुपाए प्रीसे भी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी थी। ब्राउन जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट, गले में स्कार्फ बांधे वो शायद काफ़ी जल्दी में थी। इसकी सूरत देखते हुए सहर सई ने तेज़ी से आवाज़ लगाई थी। सहर सई की पुकार पर प्रीसे ने उससे मुँह देखा था। ना चाहते हुए भी प्रीसे के चेहरे पर मुस्कुराहट दड़ आई थी। प्रीसे, हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, चलोगी तुम भी हमारे साथ? ये तुम इतला दे रहे हो या अपने साथ चलने की ऑफ़र करे? प्रीसे ने हल्के से मुस्कुरा के पूछा। ना इतला ना ऑफ़र, बल्कि हुक्म दे रहा हूँ। सहर सई के लहजे में शौकी सी थी अंदाज़, खाली से दोस्ताना, खासा बेतकल्लुफ़। अच्छा, उसने अच्छा को लंबा खींचा। लेकिन मुझे आज तक कोई हुक्म देने वाला पैदा नहीं हुआ। अंदाज़ खासा पुरएतमाद था। स्याह नैन से ब्लैक ग्लासेस उतारे, धूप की किरणों में उसके मैदे जैसी रंगत चमकने लगी थी। सहर सई तो पहली मुलाकात में उसके पुरएतमाद अंदाज से इम्प्रेस हो गया था। उसकी घनी स्याह मूंछों तले नाबी होंठों पर एक तबस्सुम ने करवट ली थी। फिर तो मैं इल्तिजा करूँगा कि तुम्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए। इस दफ़ा उसने इल्तिजाई अंदाज़ अपनाया था। प्लीज़े चलो ना। वो जो काफ़ी दिलचस्प निगाहों से उन दोनों को देख रही थी, बिल आखिर बोल पड़ी थी। प्रीसे ने अशल को अहम अंदाज में देखा। दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर वो कहते हैं ना कि हर बार दिल की नहीं सुनी जाती, दिमाग से काम में भी चलना आना पड़ता है। ओके, मैं ज़रा अपने बॉस को एक फ़ोन कर दूँ, फिर चलती हूँ। प्रीसे की रजामंदी पर दोनों खुशी से खिल उठे। उस शहर के सबसे ज़्यादा महंगे तरीन शॉपिंग मॉल में एंटर होते हुए उन एक से एक वैरायटी बुटीक के हर खूबसूरत डिज़ाइन, कलर सेट में पर लटके हुए नत नए खूबसूरत सूट, उस पर हसीन तरीन एम्ब्रॉयडरी, कुछ फैंसी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए, कुछ रोज़मर्रा में पहनने के लिए। अशल का दिल तो चाहा सब खरीद ले, और कौन सा ना खरीदे। अशल अभी तक उसी शशो पेंट में मड़ी थी, मगर प्रीसे को खूबसूरत सा पिंक एंड पर्पल इम्तियाज़ का फैंसी हैंगर खा पसंद आ गया था। उसने वो हैंगर उतार लिया था और सामने कद और आईने के सामने खड़े होकर खुद से लगाया था। वाह, ज़बरदस्त। अशल ने तारीफ भरी नज़रों से प्रीसे को देखा तो बेसाख्ता कह उठी थी। साहिर सही भी उसके लाजवाब पसंद से इम्प्रेस हो गया था। सूट वाकई नहायत शानदार पसंद था प्रीसे ने, और शॉपकीपर जो उनकी हेल्प के लिए पीछे खड़ा था, प्रीसे ने उसको बुलाया। ये सूट मेरे लिए पैक कर दो। सॉरी मैम, मगर ये सूट आपको फिट नहीं आएगा। शॉपकीपर ने साफ लफ्ज़ों में मगर मासद ख्वाह लहजे में कहा था। वॉट, ऐसे कैसे नहीं आएगा, और तुम इतने यकीन से कह सकते हो? प्रीसे के चेहरे लहजे पर मौजूद बरहमी पर शॉपकीपर हल्की सी खजालत तो खौफ का शिकार हो चुका था। मगर सच तो बहरहाल यही था। इसलिए मैम, ये मैडम साइज़ है, मैडम का साइज़ है और आपका साइज़ एक्सेल है, मीडियम साइज़ और आपका साइज़ एक्सेल है। वो रोज़ाना 50 से ज़्यादा लोगों का डील कर देता, इसलिए उतना तजुर्बा तो था कि आंखें बंद करके भी बता सकता था कि जो सूट किसी ग्राहक ने पसंद किया है वो उसकी साइज़ का है भी या नहीं। प्रीसे, आई थिंक ये ठीक कह रहा है, ये तुम्हारा साइज़ नहीं। अशल और सहर सही भी उनकी पास आ गए थे। अशल ने चाहा ये सूट वो ले ले, उसके ख्याल में ये सूट उसको बासानी आ जाएगा। तो तुम यूँ करो ना कि अपने लिए कोई एक्सेल साइज़ पसंद कर लो, ये सूट मैं भी अपने लिए ले लेती हूँ। अशल की बात ने उसको सरता पास सिलका देता। मैम, मेरे ख्याल से ये सूट आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका साइज़ 0 साइज़ है। शॉपकीपर ने अशल को बड़े भी देखते हुए यही जुमला दोहराया था। ये सूट मुझे भी नहीं आएगा, उसको भी नहीं आएगा, तो हैंगर पर क्या शॉपी समझ कर लटकाया है? प्रीसे ने सरखे लहजे में चेहरे लिए स्याह नैन में गुस्सा स्टाल के मिले जुले तासरत लिए शॉपकीपर को घूरने लगी। शॉपकीपर हल्के से खुशी जगते हुए प्रीसे को देख कर रह गया। उसने तो प्रीसे के भले के लिए एक सलाह दी थी, मगर अपनी सलाह गले पड़ती जा रही थी। वो शर्मिंदा से वहाँ से हट गया था। प्रीसे के खुंखार लहजे ने उसे यही आगाज़ किया था कि वो उसके सर पर अपना हैंडबैग या वो हैंगर वाला सूट ही ना मार दे। ये सूट मुझे ही आएगा, मैं यही पहन के रहूँगी। प्रीसे ने वो सूट ड्रेसिंग रूम के जाने बढ़ गई थी। पहले वो तो कुछ सोच भी लेती, मगर बात अब जिद और अना की आ गई थी। अशल को जिता देना चाहती थी कि ये सूट उसको आ जाएगा। प्रीसे ड्रेसिंग रूम में आ गई, बहुत कोशिश की कि वो सूट उसको आ जाए, मगर हाय री किस्मत, मुँह से गले तो उतर गया मगर सीने से पर आकर फंस गया। सीने से नीचे तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस खिंचा तानी अंगड़ के और खुद को लड़ाई में बेचारा खूबसूरत सा अंगड़ हार जा रहा था। उस साइड की सिलाई बुरी तरह चढ़ के रह गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जिस्म पर उतार लिया था, और उसका सांस जैसे ही अपने घट जाएगा, मगर उसको अशल को देखना था कि देखो मुझे ये सूट आ गया। वो दुपट्टा गले में डालकर इत्तेमाद अंदाज में ड्रेसिंग रूम से बाहर है। अशल और सहर सही की नजरें उस पर उठी तो अशल बेसाख्ता हंसी में अपने प्रीसे की जान जला दी। उसने खा जाने वाली नजर से अशल को देखा था, जबकि सहर सही के अनाबी लबों पर भी बेसाख्ता ही तबस्सुम ने करवट ले ली थी। जबकि सहर सही के अनाबी लबों पर भी बेसाख्ता ही तबस्सुम ने करवट ली थी, जो प्रीसे से मख्फी नहीं रह सकी थी।
बुटीक में खड़ी लड़कियां भी दबी दबी हंस रही थी। वो अंगर खाक पर प्रीसे की लंबी चौड़ी हाइट पर कुछ अजीब ही लग रहा था। शर्ट अब प्रीसे का जब जवाब दे गया था, उसने पलटकर पीछे खड़ी लड़कियों को घूरा, फिर अशल को देखा जिसकी हंसी लबों से ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। यही हाल कुछ सहरसई का भी था। वो एकदम खौफ का शिकार हुआ था। प्रीसे वैसे वापस ड्रेसिंग रूम में गई थी। उसके मंतर से गायब होने के बाद पीछे अशल के हलक में फंसी हंसी फुआरे की तरह बाहर निकली थी, जबकि वहीं मौजूद बुटीक की वर्कर्स लड़कियों की भी दबी दबी मुस्कुराहट उभरी थी। उन लोगों के बाद निस्बत सहरसई के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया होने लगे थे। प्रीसे को कोई 15 से 20 मिनट बाद बाहर निकली थी और बगैर कुछ कहे किसी को देखे दिल ही दिल में अशल को कोसती बाहर पार्किंग और लॉट में खड़ी सहरसई की गाड़ी की जानी पड़ी थी। सच्ची बहुत फनी है प्रीसे, अशल साहब कोई से कहते हुए हल्के से हंसती थी। सहरसई ने होले से उसको चुप कराया था। वो नहीं चाहता था कि मजीद कोई बात बिगड़े। अब आगे क्या इरादा है, शॉपिंग करें या वापस चलें? अशल ने अपनी हंसी को काबू कर लिया था, मगर मुस्कुराहट फिर भी उसके लबों की जीनत बनी हुई थी। फिलहाल तो वापस चलते हैं, फिर देखते हैं। दोनों एक साथ पार्किंग लॉट की जाने पड़े थे, जहाँ गाड़ी में पहले से ही प्रीसे से पीछे की सीट पर विराजमान थी। पर सहरसई और अशल ने भी अब आगे की सीटें संभाली थी। कुछ ही देर में गाड़ी रोड पर फराटे पड़ने लगी थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! एकदम से प्रीसे की चीख गाड़ी की खामोशी फिजा में गूंजी थी। सहरसई ने तेजी से ब्रेक पर पैर रखा था। उसकी चीख पर घबरा भी गया था। सवालिया मगर ना समझे निगाहों से बैक मिरर में देखा, जहां प्रीसे का चेहरा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो कुछ देर पहले गुस्सा, इश्तियाल, नाराजगी के तासरात थे, वो इस लम्हे बिल्कुल मफूज थे। वहाँ मामूली सी भी शायबाना तक न थी। हैरानगी की बात तो ये थी कि वो वहाँ मुस्कुराहट और खुशी के मिले जुले रंग थे जो सहरसई और अशल की समझ से बिला तर थे। वो दोनों कुछ और सोचते। सहरसई कुछ पूछता, प्रीसे गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई थी। प्रीसे जाकर वहाँ कर खड़ी हो गई। सहरसई और अशल की आंखें फटी की फटी रह गई। सहर अशल सदमाती लहजे में गोया हुआ था। चेहरा तो एकदम सहरसई की बेफक भी हो गया था। प्रीसे सामने डोर के स्टॉप पर खड़े गोलगप्पे, छोले, दही बड़े की चाट के एक ठेले खड़े थे और उनकी जानी पड़ी थी, बल्कि गोलगप्पे की एक प्लेट भी बनवा रही थी। बगैर अपनी पोजीशन का ख्याल किया वो उन गोलगप्पों से बड़ा भरपूर इंसाफ करने लगी थी। प्रीसे सहरसई से गाड़ी के अंदर बैठा नहीं गया था। प्रीसे की इस तरह रोड पर गोलगप्पे खाने वाली हरकतें सहरसई को सदमे के कैफे से 2 साल के था। उस शहर की सबसे महंगी तरीन मशहूर होटल की डायरेक्टर ऑफ मैनेजर, जिसकी भी अभी हाल में प्रमोशन हुई है। उसके अलावा आर्ट काउंसिल की माहिर आर्टिस्ट, जिसने तस्वीरों के एग्जीबिशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है, वो प्रीसे रोड स्टॉप पर खड़े एक मामूली ठेले वाले से गोलगप्पे खा रही थी। हैरानगी पर हैरानगी वाली बात नहीं तो और क्या थी। प्रीसे जिसने आखिरी गोलगप्पा मुंह में डाला, उस छोटे से कांच के सफ़ेद प्याले में भरे पानी को लबों से लगा लिया था। सहरसई की हैरानकुन और गंभीर आवाज़ पर प्रीसे ने पलट कर देखा था। अरे सहर, ये लो। प्रीसे ने हाथ में पकड़ा गोलगप्पा का पानी से भरा प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और इशारे से इसको पीने की दावत दी। प्रीसे, ये सब क्या है? सहरसई की आंखों के चेहरों की हैरानगी की तहरीर साफ पड़ी जा रही थी। ये प्रीसे ने प्याले को देखा। गोलगप्पे का पानी। सहरसई के मना करने पर उसने 2 सांस में ही वो प्याला खाली कर दिया था। अरे भैया, ज़रा एक प्लेट छोले दही भले की चाट तो बनाना, ज़रा मिर्चें तेज़ रखना। खाली सहरसई के मना करने पर उसने 2 सांस में ही वो प्याला खाली कर दिया था। अरे भैया ज़रा एक प्लेट छोले दही भले के चाट तो बनाना, ज़रा मिर्चें तेज़ रखना। खाली प्याले उस ठेले पर रखे दूसरे ठेले की जानी पड़ी थी और वो ठेले वाला भी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए उसके छोले दही भले की चाट उस तरह बना रहा था जैसे वो उसकी पसंद को जाता। और 1 मिनट में प्लेट बनाई हाजिर थी। प्रीसे ने इधर उधर देखे बिना अपना काम शुरू कर दिया। 5 मिनट में छोले दही भले की ये प्लेट भी खाली हो गई थी। फिर उस ठेले वाले ने एक सिल्वर के ग्लास में उसको पानी दिया, जिसे वो ख़राब करके पी गई थी। उस गंदे पुराने धराने सिल्वर के ग्लास को देखकर उस पास खड़े सहरसाई को अजीब सी कराहत आने लगी थी। उसकी साफ़ सुथरी तबीयत और असूल पसंद तबीयत पर प्रीसे की हरकतें काफ़ी गरां गुजरी थी। उसकी फ्रेंड सर्कल और फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई ऐसा बंदा नहीं गुजरा था। उसने तो दोस्त भी बहुत सोच समझ कर अपने मसाज ऐसे बनाए थे, मगर प्रीसे की काबिलियत या ऐसी की यह बात थी या क्या अट्रैक्शन थी जो सहरसई की जिसकी जानिब खींचता चला जाता था। मगर प्रीसे की आज उसकी हरकत ने उसको बहुत मायूस किया था, बहुत हैरान किया था। सहर से ज़्यादा बुरा हाल तो गाड़ी के अंदर बैठी नाजुक मिजाज वाली अशल का था। उसकी एहसास तबीयत पर बहुत गहरा असर पड़ता। प्रीसे का रोड स्टॉप पर यूं बेतकल्लुफ़ होकर गोलगप्पे खाना, छोले व दही बड़े खाना और आखिर में उस गंदे संदे गिलास में पानी पीना जिसमें से इतने ही लोगों ने अपने प्यास बुझाते होंगे। अशल को सबसे ज़्यादा घुटन उन ठेले वालों से आई थी। अजीब मिलचुके सूट में काले काले हाथों से वो छोले दही भले की चाट बना रहे थे। बाकायदा उसको उबकाई सी आने लगी थी। खाने से उसका जी खराब होने लगा था। जिस समय ये सब सोचकर हल्की सी कपकपाहट शुरू हो गई थी। हाथ और पैरों की उंगलियां बाकायदा सुन हो चुकी थी। प्रीसे अब बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। पता है, जब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ तो मेरी सारी स्ट्रेस खाने पीने से दूर हो जाती है। प्रीसे ने अपने हैंडबैग से 2-3 टिश्यूज़ एक साथ निकाले और चेहरा साफ़ करके साइड में फेंक दिया।
अंदाज़ा हो रहा था मुझे तुम्हारी स्ट्रेस का। इसका लहजा हल्के से तंज में डूबा हुआ था, मगर प्रीति के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके गुस्से में डूबा लहजा समझ पाती, क्योंकि उसका अव्वलीन शौक खाना पीना, खाओ पियो और ऐश में ज़िंदगी गुजारो। आज जो पल मिले हैं खुशियों के, उन्हें मुट्ठी में समेट लो। कल किसने देखी है, दोनों गाड़ी में आ बैठे थे। अशल ने तो उसकी चाल में रुख ही नहीं किया था, जिसकी प्रीति को भला क्या परवाह। उसने तो अपना बैग खोला और कुछ ढूंढने लगी, जो कि कुछ ही देर में मतलूबा शय उसके हाथ में थी। चरमड़ की आवाज़ पर सहरजई ने बैग मिरर से उसे देखा। वो चॉकलेट का रैपर खोलकर चॉकलेट खाने की मैसेना नजर आई। अभी भी कुछ खाना बाकी रहता है, सहरजई बोले हो बिना न रह सका। बिल्कुल, जब तक मैं नमकीन के बाद कुछ मीठा न खा लूँ मेरा खाना मुकम्मल ही नहीं होता। लहजे में लापरवाही बहुत थी। सहरजई नफ़ी में इधर से उधर गर्दन हिलाकर रह गया। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का। एंड कैसा लगा आप सबको ये नावल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नावल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।